इक प्रत्यय से बनने वाले जो अन्य शब्द हैं यहाँ पे देख लीजिए, जैसे समाज, समाज प्लस इक सामाजिक होता है, लोक और इक लौकिक हो जाएगा, व्यापार प्लस इक व्यापारिक, ऐतिहासिक, इतिहास में जो इक जोड़ेंगे तो ऐतिहासिक वर्ड हो जाता है, संसार में इक जोड़ेंगे तो सांसारिक वर्ड हो जाता है। तो प्रत्यय और उपसर्ग आप लोग जानते ही होंगे, उपसर्ग जो रहेगा वो वर्ड के पहले लगेगा, जैसे उप लगा देंगे कार में, ठीक है, तो उपकार हो जाता है। और जो प्रत्यय होता है वो वर्ड के पीछे में लगता है, ठीक है, जैसे समाज में एक वर्ड ऐड करते हैं तो सामाजिक वर्ड हो जाता है। ये सब आप लोग पहचान रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जैसे पितृडम दिया है, ठीक है, पितृडम का क्या होगा? ऑप्शन ए जो दिया है पित प्लस ऋणम, बी जो है पिता प्लस ऋणम, सी पितृ प्लस ऋणम, और डी जो है पितृ प्लस ऋणम। ये हलंत और ये त पे हलंत, ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज जरूर होंगे। चलिए आंसर बता देते हैं क्या होगा। जो राइट आंसर होगा वो होगा पितृ प्लस ऋणम, ठीक है, यही राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, पितृऋणम में दीर्घ संधि है और जिसमें दो लघु स्वर री मिलकर एक दीर्घ स्वर री बनाते हैं, ठीक है। पितृऋणम का अर्थ होता है पिता का ऋण। यह ध्यातव्य है कि इस संयुक्त शब्द का पहला शब्द जो हो वो पितृ होगा। क्या होगा? पितृ। ये यदि आप याद कर लेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पितृ याद रख लीजिएगा। कोई भी शब्द रहेगा आप उसके थोड़ा मूल वर्ड को देखेंगे, ठीक है। संधि की परिभाषा देख लीजिए, यहाँ पे दे रहा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। और कौन से संधि होते हैं? स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, विसर्ग होते हैं, ठीक है। संधि के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए मातृ प्लस आनंद, माता प्लस आनंद, मातृनंद या मात्र प्लस आनंद। तो राइट आंसर क्या होगा? मूल वर्ड देखिए, मातृ वर्ड, ठीक है, मात्र प्लस आनंद, मात्रानंद। इसका एक्सप्लेनेशन चलिए देख लेते हैं। उपर्युक्त मात्रानंद शब्द में री प्लस आ बराबर रा हो जाएगा, ठीक है। रा का मेल होकर संधि शब्द युक्त शब्द मात्रानंद बना है। चूंकि इसमें री प्लस आ बराबर रा का मेल हुआ है, अतः संधि के नियम के अनुसार ये कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, ठीक है। यण संधि में क्या होता है? यदि छोटी या बड़ी, छोटाऊ या बड़ाऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, ठीक है, ये जो वर्ड है छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ा और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी या बड़ी का य हो जाएगा, छोटाऊ या बड़ाऊ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। तो री आया ही है, आपको पता ही है, तो राइट आंसर आप जान गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कोई एक गलत है। अपना का पराया, अग्नि का आग, आकाश का पाताल, आस्था का अनास्था। तो आप आसानी से पहचान लिए होंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि का आग। ये जो है गलत दिया, ये ध्यान देंगे, नहीं है, ठीक है। अपना का पराया जानते ही है विलोम होगा, आकाश का पाताल होगा, आस्था का अनास्था हो जाएगा। आग के कुछ पर्यायवाची देख लीजिए। अग्नि होता है ज्वाला, दहन, धनंजय, वैश्वानर, रोहितासव, वायु सखा, विभावसु, हुतासन, ठीक है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। कुछ तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, जैसे कमल के हो गए, ठीक है, आग का हो गया, फिर आपका वायु का हो गया, ठीक, वायु का हो गया, अर्जुन का हो गया, किसका हो जाएगा? अर्जुन का हो गया, लक्ष्मी जी का हो गया, ठीक है, लक्ष्मी, फिर आपका शंकर भगवान का हो गया, ठीक है, शंकर जी का हो गया। तमाम कुछ ऐसे हैं जो आपको आने ही चाहिए, बाकी तो कुछ कॉमन वर्ड हैं, आप पहचान लेते हैं, तुरंत देखते ही आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए ग्रीवा ध्वनि, बी मूर्धा ध्वनि, सी कंठ ध्वनि या डी दंतोष्ठ है। आपने पढ़ा होगा तो आदित्य का जो पब्लिकेशन बुक है उसके पहले चैप्टर में ही आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि। ये आप ध्यान देंगे, सबसे बड़ी चीज ये है, ध्वनि नहीं है, ये ध्यान देंगे तो तुरंत आंसर करेंगे ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि ऐसी कोई भी लिपि नहीं बनी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। यहाँ आप कह रहा है ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत मूर्धा, कंठ, दंतोष्ठ है,
कंठ तालव्य यानी कंठ तालव्य और दंत्य इत्यादि प्रकार की वर्ण ध्वनियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा वर्णों के उच्चारण में सहायता मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति अपनी चीलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो का क्या अर्थ होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इसी तरह को आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रहा सदा वर्तमान की चिंता करना, खिसियाहट में क्रोधवश लोग अटपटा कार्य करते हैं। तीसरा, अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। अपने अल्प लाभ के लिए दूसरों की भारी हानि होती है। तो आप इस सेंटेंस से आसानी से आंसर कर सकते हैं, अपनी चीलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो। तो इसका सेंस यही निकल रहा है कि अपने अल्प लाभ के लिए दूसरों की भारी हानि करते हो। राइट आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे उंगली पर नचाना यानी कि वश में करना, जख्म पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी या परेशान को और परेशान करना, और दिल बाग बाग होना यानी कि अत्यधिक हर्ष होना। यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें मेहनत करेंगे तो आपका दिल बाग जो हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक प्रसन्नचित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार के विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है उसकी पहचान कीजिए। ये जो चिन्ह है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें विराम चिन्ह का यूज हुआ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, विवरण या कोष्ठक। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा राइट आंसर, तो इसमें हो जाएगा अवतरण चिन्ह। जब अवतरण चिन्ह का हम लोग यूज करते हैं तो कोई भी वर्ड लिखना रहता है, तो जैसे वर्ड लिख दिए उसके बाद यहाँ से ऐसे ओपन करते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अब देखिए उपसर्ग मैंने बताया था वर्ड के आगे ही वर्ड यूज होगा, अधि से जो कौन सा बना है। पहला दे रहा है आधिक्य, दूसरा आतिथ्य, तीसरा आधिकारिक या चौथा अधिपति। तो बड़े आसानी से आपने आंसर कर दिया होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा अधिपति। इसमें तो आध ही दिया है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी आध ही है, इसमें भी आध ही है। तो अधिपति में जो है अधि उपसर्ग से जो है वर्ड बना हुआ है। राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका देख लीजिए कि अधिपति क्या होता है। अधिपति का अर्थ होता है सरदार, मालिक या नायक। हो सकता है एग्जाम में पूछ ही दे कि अधिपति मीन्स क्या होता है, या फिर पर्यायवाची दे दे, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। दिवस का विलोम शब्द नहीं है, ये वर्ड देखना है, और उस पर कह रहा है नहीं है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जब नहीं रहता है वर्ड में तो ध्यान देते हैं। देखिए पहला दे रहा है रजनी, दूसरा अवनी, तीसरा रात्रि या चौथा निशा। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अवनी। क्या हो जाएगा अवनी। कह रहा है कि दिवस मीन्स दिन होता है, तो दिन का रात हम बोलते हैं, और रात के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, रजनी हो जाएंगे, ठीक है, रात्रि हो जाएगा, निशा हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये नहीं होगा। ठीक है, अवनी नहीं होगा, क्योंकि अवनी मीन्स क्या होता है धरती, और धरती का क्या होगा अंबर या आकाश। ठीक है, धरती का अंबर आकाश ये विलोम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुदामा पांडे धूमिल की कृति है। अंधेरे बंद कमरे, कल सुनना मुझे, या माँ आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये तो सीधा सीधा रटने वाली चीजें हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा कल सुनना मुझे। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं, सुदामा पांडे धूमिल को मरणोपरांत 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये ध्यान देंगे, किससे सम्मानित किया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। मुख्य रचनाएं कौन से हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये भी पूछ देता है संसद से सड़क तक किसका है, तो याद कर लीजिएगा, कल सुनना मुझे इसमें है ही। अंधेरे बंद कमरे किसके हैं, तो अंधेरे बंद कमरे प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार और नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यामा आपको पता ही होगा, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो। यामा कविता संग्रह महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित, इसमें उनके 4 कविता संग्रह निहार, निर्जा, रश्मि और साध्य गीत संकलित किए गए हैं। ठीक है, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने किसकी है, तो आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने वैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी,
अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ तो आप लोगों ने रट लिए होंगे, लेकिन ये भी रट लीजिए, यदि रटे नहीं है तो याद कर लीजिए। इसमें कौन सा अलंकार है? इसका अलंकार जो है वो है रूपक अलंकार। ठीक है, कुछ चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें आपको केवल एक लाइन में भी पूछ सकता है, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, यह ध्यान देंगे तो रूपक ही है। इसमें आकाश पर पनघट का और उषा पर स्त्री का तथा तारा पर घड़े का आरोप है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की पहचान क्या है या परिभाषा क्या है? जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए तो रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर राम रतन को ही धन बता दिया गया है। एक और है, जैसे मैया मैं चंद्र खिलौना ली हूँ, तो ये भी रूपक का ही है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है, यानी कि कौन सही से लिखा गया है? प्रभु, कृपालु, पूज्य या फिर मुनि। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है, इसको लिखेंगे आप रफ कॉपी पे तभी आप इसको सही आंसर कर पाएंगे, वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। दो ऑप्शन तो बिल्कुल कंफ्यूज करते हैं, लगेगा कि ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए, पूज्य या ये जो है राइट होगा। ठीक है, यही सही लिखा गया है। प्रभु कैसे लिखाएगा? तो कुछ नहीं करना है, इसमें प्रभु ऐसे लिखाएगा। ठीक है, कृपालु, इसमें भी कृपालु में सब सही लिखा हुआ है, बस जो है बढ़ाव की मात्रा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मुनि में आराम से नहीं पढ़ना है, मुनि को मुनि पढ़ना है, यानी कि आगे से मात्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन पहला है, यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। दूसरा है, यह वही लड़का है इसको पुलिस ने पकड़ा था। जिसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का है, इसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का है। तो आंसर बताइए, बड़े आसानी से पहचान गए होंगे। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो राइट आंसर इसका पकड़ लेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। इसमें देखिए इसको दिया है तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, जिसको पुलिस ने पकड़ा था ऐसे ही आपको पता चल जा रहा है। इसको पुलिस ने पकड़ा सीधा सिंपल है, पहचान में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? पहला, मिश्र वाक्य की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। दूसरा, संयुक्त वाक्य की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। तीसरा, रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। या चौथा, अर्थ की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। तो राइट आंसर बताइए, सरल वाक्य के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत ये आएंगे। थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे और आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बता देते हैं इसमें। सरल वाक्य रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत ये आएगा। और रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कुछ और भी देख लेते हैं इसमें। सरल या साधारण वाक्य उदाहरण, राम जाता है, लोग घूम रहे हैं। संयुक्त वाक्य के उदाहरण कौन से हैं? मुझे कुछ सामान लाना था इसलिए, यहाँ पे इसलिए है, मैं बाजार गई, विद्यालय में झंडा फहराया गया और आज़ादी के गीत गाए गए। तो संयुक्त वाक्य देख लीजिएगा, इसलिए, और, लेकिन, परंतु ये वर्ड यदि यूज होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य में आएंगे। ठीक है, मिश्र वाक्य कौन से होंगे? उसके मेरे घर ना आने का कारण उसका बीमार होना था, उसे सभी ने पकड़ लिया और पुलिस को दे दिया। तो डिपेंड रहेगा, जैसा कि पहले जो वाक्य रहेंगे उसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड रहेगा, रीजन उसमें रहेगा। ठीक है, तो वो आप जान जाइएगा कि मिश्र वाक्य है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट के चक्कर में पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो ये आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं सेंटेंस को। अगला क्वेश्चन है, बात की चूड़ी मर जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? बात में सहजता का होना, बात का पकड़ से छूट जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना, या बात का एक ढांचे में बंधा होना। तो बात का चूड़ी मर जाना, इसका बताइए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसी तरह कुछ एक आध टफ जरूर पूछेंगे जो कंफ्यूज करेंगे। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बात का प्रभावहीन हो जाना। बात का चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना, ये याद कर लीजिएगा।
अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आसान, उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप है या उ है या चार है या आर है? तो आसानी से आप पकड़ सकते हैं। तो उप इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चार जो वर्ड है इसी में उप लगा है, तो जब उपचार हो जाएगा तो जानते हैं निदान होता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी आप उपसर्ग देखें तो मूल शब्द थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, उपचार में उप प्लस चार, यहाँ चार जो है मूल शब्द है, और जो स्टूडेंट मूल शब्द पहचान लेगा वो उपसर्ग अच्छी तरह से पहचान सकता है। ठीक है, उपचार का अर्थ क्या होता है? इलाज या निदान होता है। अगला है संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। वी प्लस इक्षण विक्षण, वधु प्लस उक्ति वधूक्ति, अभि प्लस आगत अभयागत, मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश। अब कह रहा है कि संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए, कोई एक ही इसमें सही है। राइट आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश। ठीक है, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश, इसमें री के उ आया है इसलिए री का अर हो गया है। यह यण स्वर संधि का उदाहरण है, इसके पहले मैंने आपको बताया है। छोटी बड़ी ई के आगे कोई विजाति या असमान स्वर होने पर छोटी बड़ी का यह हो जाता है। छोटाऊ बड़ाऊ के आगे किसी विजाति स्वर के आने पर छोटाऊ और बड़ाऊ का वह हो जाता है। छोटी बड़ी का यह और छोटाऊ बड़ाऊ का वह, और री के आगे किसी विजाति स्वर के आने पर र हो जाता है, वो भी आधा र यानी हलंत वाला। ठीक है, इन्हें यण संधि कहते हैं, ये पहचान है, आप ध्यान देंगे। अगला है भयमुक्त में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष? आसानी से बता सकते हैं, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो। राइट आंसर हो जाएगा अपादान। ठीक है, अलगाव की स्थिति बनती है जहाँ से, यानी भय से मुक्त, यानी डर से आज़ाद होना। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भय मुक्त में समास अपादान तत्पुरुष। भय मुक्त का समास विग्रह होगा भय से मुक्त। यहाँ पर भय से अलग होने की बात कही गई है। ठीक है, अतः यह अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अपादान तत्पुरुष क्या होता है? जिस तत्पुरुष समास में अपादान कारक के कारक चिन्ह से अलग होने के अर्थ में, यानी कि उससे अलगाव की स्थिति बनी का लोप हो, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, दोष मुक्त यानी दोष से मुक्त। जैसे आपसे सेंटेंस भी पूछ सकता है कि राजू बस से उतर गया, तो यहाँ पे भी यदि पूछेगा कि कौन सा समास है तो याद रखिएगा अपादान होगा। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप वर्तनी का चयन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पेट 2000, जैसा कि जो पेट पहला हुआ था 2020 में हुआ था ना, सॉरी 2021, जो पेट 2021 यानी पहला पेट स्टार्ट हुआ था उसमें ये पूछा था और बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा महत्वाकांक्षा। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रह सकता है। ठीक है, महत्वाकांक्षा। तो दोस्तों आज की वीडियो हिंदी सीरीज की यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।